चलिए वो हेडलाइन में हमने थोड़ी सी गलती की। वो डालमिया का जेपी के साथ करार नहीं है, वो अदानी ग्रुप के साथ करार है। जेपी के साथ तो करार पहले हुआ था जो अदानी ने लिया था, तो वो वहाँ पर गलती हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ ब्यूरो में रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ मानस जायसवाल और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अरुण कुमार मंत्री और सचिन गुप्ता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर नतीजों पर प्रेस्टीज एस्टेट के सीएमडी इरफान रजाक से चर्चा होगी। मार्केट के मेगा ट्रेंड पर 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन होंगी हमारे साथ, और टेक्नो फंडा नज़रिए के लिए जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोता होंगे। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि मैक्स हेल्थ में आज तेज़ गिरावट क्यों है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र आज के मार्केट पर। निफ्टी होल्ड कर रहा है 120 पॉइंट की रैली, लेकिन उस कंजेशन जोन में है 23,800 के करीब। बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट की रैली है, लेकिन अगेन उस कंजेशन जोन में 54,000 से 54,200 के आसपास। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ने लीड किया है मार्केट को। थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी रैली है। इसके अलावा एशियन पेंट्स अच्छा चला, ट्रेंट में अच्छा मूव है, अदानी एंटरप्राइजेस ऊपर है। मैक्स हेल्थ केयर आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 6% नीचे है। आईटीसी कल के नंबर्स के बाद करीब करीब 1% नीचे है। एफएनओ स्टॉक्स में डिक्सन अब एफएनओ का टॉप गेनर है 4% ऊपर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, केन्सटेक, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, इनमें रैली है। और इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, हालांकि वरुण उतना नहीं चला जितना चलना की उम्मीद थी, लेकिन ठीक है, फिर भी अभी 1-1.5% के गेंस के साथ ही है। लूजर्स में आपका मैक्स तो हो ही गया। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा 4%, पेटीएम 4% नीचे है, बायोकॉन 2% नीचे है, प्रेस्टीज एस्टेट्स 2% नीचे। हिटाची में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है आज, करीब करीब 1.5% नीचे आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वीरो जी, ये थी बता कि अब तक की छोटी सी समरी आपने 10 के दमदार ट्रेड में समझी। अपने से बातचीत करते हैं हमारे साथ मानस प्रशांत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके ताज़ा तरीन नजरिया लेके जुड़े हैं अरुण कुमार मंत्री और सचिन गुप्ता जी चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। आप दोनों को, आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अरुण नमस्कार, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनिल सर, एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। अगेन ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स ही रखने चाहिए, क्योंकि निफ्टी लग रहा है हो सकता है कंसोलिडेट करे, पर स्टॉक्स में काफी अच्छे ब्रेकआउट आ रहे हैं। तो पहला स्टॉक ट्रेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 4210 के आसपास चल रहा है। 4180 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन रहेगा, और 4375 तक के पोजिशनल टारगेट आ सकते हैं। तो ट्रेंड को बाय करके चलें। 4162 का स्टॉप लॉस लगाएं। 4375 तक के टारगेट ट्रेंड में आ सकते हैं। सेकंड स्टॉक अगेन कैपिटल गुड सेक्टर में अच्छा मोमेंटम है, तो सीमेंस के बाद मुझे लग रहा है एबीबी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, वहां पे भी एक बाइंग देखने को मिल सकती है। 6660 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे बाय करें। 6540 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 6910 तक के पोजिशनल टारगेट एबीबी में भी आ सकते हैं। ओके, चलिए तो ये आपके लिए फ्रेश टारगेट्स हो गए यहाँ पर। मानस जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय के? तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन अनुज जी एशियन पेंट्स रहेगा, जहां पर स्टॉक तैयार है कंसोलिडेशन के बाद के ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपके 2610 के रहेंगे, और टारगेट आपके 2725 के रहेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो एचडीएफसी लाइफ का है। एचडीएफसी लाइफ एक्चुअली काफी इंश्योरेंस कंपनीज बढ़िया कर रही हैं। एचडीएफसी लाइफ में इनवर्स पैटर्न का ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 614 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 635 तक के टारगेट्स पास। ओके, ये मानस जी के दो ट्रेड्स हो गए। सचिन, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड बाकी सभी को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आज बैंकिंग सेक्टर्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम है, तो स्टॉक्स पर नजर रहेगी। इसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ओवरऑल देखिए तो लोअर लेवल से एक अच्छी स्ट्रेंथ पिक करता हुआ स्टॉक नजर आया है, एंड आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक बाय रणनीति अपनानी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पर बाय करने की सलाह रहेगी। 1240 रुपए का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1300 रुपए तक के टारगेट्स जो है आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो अदानी एंटरप्राइज पर रहेगा बाय की सलाह। ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं हाई लेवल से प्राइसेस, बट आज मुझे लगता है वापस एक स्ट्रेंथ यहाँ पर बननी चाहिए, एंड करंट मार्केट प्राइस पर यहाँ पर भी बाय करने की सलाह रहेगी। लोअर साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2680 का प्लेस करना है, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 2780 2800 तक के टारगेट्स अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस, ये हो गई एक और ट्रेड।
प्रशांत जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? तो अनुज जी फर्स्ट पिक होगा एयू बैंक। यहाँ पे जो एक अहम सपोर्ट था 970, वहां से बाउंस आ रहा है। परसों एक हैमर भी बना था वहां पे, तो यहाँ से मैं बाय की सलाह दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीबन 968। मुझे लग रहा है 990, 995, 995 तक के स्टॉक जा सकता है। इसके बाद अगर हम एस्ट्रल के पैटर्न को देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर बना था, को फॉलो थ्रू मिल रहा है राइट एट द बेस। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 1480 85 के जोन में, और मुझे लग रहा है 1550 1550 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एक मैनेजमेंट से। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट्स, भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 10 गुना बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू में भी 165% का उछाल आया है। हालांकि मार्जिन में थोड़ी कमी आई है। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी इरफान रजाक जुड़े हैं। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। प्रेस्टीज ने पिछले 2 साल में एक बड़ा ट्रांजिशन किया है। एक सिर्फ बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी से बढ़कर अब आप एक पैन इंडिया कंपनी बन गए हैं। मुंबई में आपकी काफ़ी प्रेजेंस है, एनसीआर में आपकी काफ़ी प्रेजेंस है, और अब तो इनफैक्ट कई लोग कह रहे हैं कि आपका जो सबसे ज़्यादा मोट है वो मुंबई मार्केट से आ रहा है। पहले तो इसके बारे में बताएं कि मुंबई की मार्केट ने आपके लिए क्या किया पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में, और इस मार्केट में अब आपका क्या आउटलुक है? नहीं, हर एक जिस मार्केट में हम इधर मौजूद हैं, हर एक मार्केट हमारे से अच्छे से रेवेन्यू मिले हैं। मुंबई मार्केट से भी हमें इस साल में 6000 करोड़ का टॉप लाइन टर्नओवर मिला है, और एनसीआर में एक ही प्रोजेक्ट से हमें करीब 10,000 करोड़ का टॉप लाइन रेवेन्यू मिला है। इससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भी इन रीजन्स में और धंधा बढ़ाए, और कस्टमर का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। और आगे जाके हम कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा और मुंबई में, कई डिफरेंट जोग्राफीज में बहुत लग्जरी और जो मिडिल इनकम ग्रुप के प्रोजेक्ट, जैसे हमने दहिसर में किया था प्रेस्टीज गार्डन ट्रेल्स, उसी तरह से अभी थाने में भी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया है। तो एक अच्छा मिक्स्ड पोर्टफोलियो आएगा, और इसके साथ ही हमें ऑफिस के भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। मुंबई में 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो महालक्ष्मी और बीकेसी में, और ये 2 लैंडमार्क होंगे मुंबई के लिए, और सबसे बेहतरीन ऑफिस डेवलपमेंट्स होंगे मुंबई मार्केट के लिए। ओके, अच्छा, आपने एनसीआर मार्केट की बात की। आपका इंदिरापुरम के प्रोजेक्ट की काफ़ी डिस्कशन हुई, प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम, और 9,500 करोड़ का प्री सेल किया आपने इसमें। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये किस तरीके के नंबर्स ऐड करेगा आपके लिए? नहीं, अभी देखिए, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसका हम टोटल टॉप लाइन होगा करीब 12,000 करोड़। इससे तो 9,500 करोड़ तो अभी आ गए हैं, और प्लस अप्रैल में भी धंधा हुआ है। तो इसके लिए मैं कहा कि 10,000 करोड़ का तो टॉप लाइन अभी से मिल गया। अभी 2-2,500 करोड़ का टॉप लाइन बाकी है। वो धीरे धीरे जैसा प्रोजेक्ट बनते रहेगा उसको बेचेंगे। अभी कोई हमें अर्जेंसी नहीं है कि भाई बाकी का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको बेच दें। अभी हमारे पास अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने टाई अप की है। एक तो हमारा काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट, तो सेक्टर 150 नोएडा बहुत साल से फंसा पड़ा था, वो भी अभी क्लियर हो गया। उसको भी जल्द से जल्द हम अप्रूवल ला के वो भी लॉन्च में लेके आएंगे। और गुड़गांव में 2 प्रोजेक्ट्स हमने टाई अप की है, उसका भी प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग भी हो गया है, उसका अप्रूवल चल रहा है। अगर से जल्दी अप्रूवल हो गया तो उसको भी हम दिवाली सीजन में हम उसको भी लॉन्च करेंगे। तो काफ़ी हमें एक काम है, और तेज़ी से एक एंथुजियाज्म से हमारे लोग काम कर रहे हैं, एकदम लगन से। और लगन से मेरे हिसाब से जिस तरह से हमारा ब्रांड है, तो काम होगा। और कंस्ट्रक्शन भी जोर से चल रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ लॉन्च करके बेचने का नहीं है, इसको कंप्लीशन करना है। और इसको अगरचे कस्टमर को हमने डिलीवरी जल्द से जल्द दे दी तो इसी में हमें खुशी है, और एक एस्टैब्लिश हो जाएंगे उस रीजन में। अच्छा, बाकी जो आपने बात की इस रीजन में एस्टेब्लिश हो जाएंगे, आपने सेक्टर 150 वाले वो प्लॉट की बात करी,
मैं तो आपके उस लोकेशन से वाकिफ़ हूँ। अब एक इंदिरापुरम का प्रोजेक्ट हो गया, फिर आप चले गए गुड़गांव में, बट नोएडा में ही और अपना लैंड बैंक बढ़ाएंगे क्या आप? एंड मोस्ट स्पेशली टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे, जहाँ पे नया एयरपोर्ट आ रहा है या फिर जो अब शुरू हो चुका है, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन को लेकर और लैंड अधिग्रहण को लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, हमारी पॉलिसी ये है कि जिससे हमने जो जमीन हमने टाई अप की है उसको जल्द से जल्द नक्शा बनाएं, अप्रूवल लाएं और मार्केट लाएं। इस हमारी लालच नहीं है कि 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज पकड़ लो और उसको फिर स्ट्रेस में आने का। इसको जल्द से जल्द, हमारा ऑलवेज फिलॉसफी क्या है, जब जब प्रॉपर्टी टाई अप हो जाती है उसको जल्द से जल्द नक्शा बनाओ, अप्रूवल लाओ और मार्केट में ले आओ और उसको बिक्री करो। अगरचे वो सक्सेस हो गया, फिर दूसरा और तीसरा जमीन तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमने, हमारा एक रेपुटेशन है, लोग हमें भरोसा करते हैं, तो जमीन तो मिल ही जाएगी डेवलप के लिए। तो इसमें जाके जमीन टाई अप करके और लॉन्च नहीं करेंगे तो उसमें मतलब नहीं है। हम जितना जल्दी हम टाई अप करेंगे उतना जल्दी मार्केट में इस जमीन को लेके आएंगे। इसके लिए अभी 3-4 और हमने टाई अप की है और इसको हम जल्दी से जल्दी मार्केट में लाएंगे और इसका रिस्पांस अच्छा हो गया तो हमें एक इनकरेजमेंट मिलता है कि भी और काम करें। सर 27 के आपने टॉप लाइन टारगेट्स क्या रखे हुए हैं इरफान जी? अभी तो 30,000 करोड़ तो हो ही गया है। हमने 25,000 का गाइडेंस दिया था, बट 30,000 इस साल कर दिए हम, तो 30,000 एक अच्छा बड़ा बेस हो गया। अभी बहुत एकदम माउंट एवरेस्ट जैसा बेस हो गया। तो फिर भी इस बेस पे भी हम नहीं कहेंगे कि भी इसी बेस पे हम बैठेंगे। इसके ऊपर हमारी टीम काम करेगी और आई विल लुक एटलीस्ट 15 से 20% उस पे बढ़ा हो। ओके इरफान जी, एक आखिरी सवाल। ये एक रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक डर ओपन हो रहा है क्या आगे जाकर बड़ी रेट हाइक्स का? जिस तरीके से ग्लोबल सेंटिमेंट बदला है पिछले 3 महीनों में और महंगाई ने एक बड़ा कमबैक किया है, और क्योंकि रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, आपका व्यू क्या होगा इस पर? देखिए, डरने से कोई मतलब नहीं है। यस, जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, इसके भाव बढ़ रहे हैं, हर एक कमोडिटी का भाव बढ़ रहा है, लेबर का शॉर्टेज है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है हमें कि हम किसी तरह से हमारा जो कमोडिटी है जो उसका कॉस्ट ना बढ़े, बट बढ़ेगा ही थोड़ा बहुत, उसका हिट भी होगा, बट उसको हम भाव में उसको किसी भी तरह से उसको संभालना पड़ेगा। बट रियल एस्टेट में तो ऑलवेज दिक्कत होती ही होती है, बट हमारा जो फोकस होगा कि भी हम प्रोडक्शन करें, डिलीवरी दें ग्राहक को। अगरचे हमारा फोकस है कि हम हमारे डिलीवरी पे फोकस है तो काम चलते रहेगा, क्योंकि हमें देश का एक चक्रव्यूह चलाना पड़ेगा, इकोनॉमी का एक चरखा तो चलते ही रहना पड़ेगा। हम डर से हम बैठ जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नवंबर से बातचीत करिए, FY27 का आउटलुक शेयर किया आपने हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर, फ्रॉम एंटायर CNBC आवाज टीम में। मार्केट से डे हाई, लेकिन आपके स्क्रीन पे एक स्टॉक लेके आता हूँ, दैट्स 1465 पे आपका LG इलेक्ट्रॉनिक्स। आज सुबह अगर आप देखें नतीजों के बाद चर्चा हुई थी एडिटर स्टेक में। अनुज, बात यही हुई थी कि भाई IPO से पहले क्या नंबर्स थे, IPO के बाद क्या, और मेरे ख्याल से ये आप समझिएगा कि अप्रैल के बाद की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी जो करते हुआ। बिल्कुल। कैसे लीड कर, कैसे वो लोग इसको ट्रीट करें जो निवेशित हैं इसमें, एंड स्पेशली ये जो डाइवर्जेंस इन नंबर्स के बाद उसको देखते हुए। मेरा मानना ये है कि देखिए, नंबर्स किसी के भी कई बार ख़राब आ सकते हैं, ये सब बात ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस केस में ना एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चेक होना चाहिए कि भाई ये इतनी डाइवर्जेंस क्यों है। नंबर्स के पहले और नंबर्स के बाद में इतनी IPO से पहले और IPO के बाद में इतनी डाइवर्जेंस क्यों है? क्या कुछ, और देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, हम CNBC आवाज़ पर सिर्फ दर्शकों के हित की बात करते हैं, इसके लिए एक अनबायस्ड व्यू ले पाते हैं। इसके लिए आज इसको हमने रेड में लिया और सिंपली आपको बता दिया कि आज का ये एक वन ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ द डे होगा, क्योंकि नंबर्स हैं इतने ख़राब और जिस तरीके की वैल्यूएशन पर ये IPO आया। देखिए, एक कंपनी, और अभी क्या होता है ना, IPO के टाइम पे कंपनियां लाइन लगा देती हैं
कि हाँ प्लीज़ हमसे बात करिए, प्लीज़ हमसे बात करिए, और उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आते हैं इनके, इतने ख़राब नंबर्स आते हैं और उसके बाद ठीक है, हो गया, आईपीओ हो गया, जिसको पैसा लेके जाना था लेके चला गया, अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब आपके पास है, पकड़े रहो उसको, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, मेरी दिक्कत यहाँ से कि भाई ऐसा क्या हो गया आपको। मैं अभी भी कह रहा हूँ जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गई उसको फिर भी ठीक ठाक पैसा बन रहा है, हालांकि उसको भी लिस्टिंग के बाद बेच देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से तो कोई पैसा बना नहीं है इसका। तो ये मेरी दिक्कत है कि भाई आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद के नंबर्स में, और ना ही कोई इतना टफ सवाल पूछता है इनसे। मजे की बात ये भी है कि भाई ऐसा आपका क्या वो था। मैं अगर आज की डेट में अगर मैनेजमेंट से मिलूंगा, सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपके आईपीओ के नंबर्स और जो बाद के नंबर्स उसमें इतना फर्क क्यों है, क्या आपने आईपीओ के नंबर्स से पहले कुछ ड्रेसिंग की थी अपने नंबर्स के साथ। सिंपल, मेरा पहला सवाल ये होगा उनके साथ। खैर एनीवे, चलता रहता है ये सब। 4% स्टॉक नीचे, मार्केट ने आपको वर्डिक्ट दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ चर्चा करने के लिए मार्केट पर 360 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। अनु, मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस रेंज में, और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, आज थोड़ी सी एक अच्छी खासी बाइंग बन रही है। यहाँ पर आपका क्या व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर? मॉर्निंग अनुज। तो ये तो बेसिकली न्यूज बेस्ड है, तो इसको हम इनहेरेंटली यही कहेंगे कि ये जो बैंड बना है ओनली ऑन न्यूज। जिस दिन लास्ट टाइम मिस्टर ट्रम्प ने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि वी आर क्लोज, उस दिन भी हमने एक ऐसा ही मूव देखा था। एंड आज भी जो कल से जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि कुछ घंटे की बात है। अगर ये कुछ घंटे की बात है तो फिर ये आपका जो बैंड है ये लगभग 56,000 तक आपको एटलीस्ट बैंक निफ्टी पे ले जा सकता है, क्योंकि आपका बड़ा रेजिस्टेंस 55,800 56,000 है। अगर ये फिर से फेल होता है तो देन दैट विल बी अ वेरी डेंजरस मूव। गिवन ये न्यूज ड्रिवन है तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस तक के अगर आप नए आप परचेज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा रुझान पॉजिटिव होगा, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज अगर आप निफ्टी में देखें तो वर्सेस द निफ्टी बैंकिंग में वैल्यूएशन कंफर्ट है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो खास करके लिए, गिवन द फैक्ट कि एक नेगेटिव है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स कभी भी अब राइज हो सकते हैं। जो सिचुएशन है वो सबको ही पता है कि क्या है। तो वो जानते हुए भी मैं कहूंगी कि बैंक्स में सालाना बेसिस पे आपको 12 से 15% का रिटर्न आ जाएगा। ओके, चलिए, ये तो रही बात मोटे तौर पर आप देखें इंडिसेस की। लेकिन अनुज जी, अब एक एक करके आते हैं, सेक्टर्स पे उतरते हैं, है ना। अभी क्रूड वहीं पर ही है मैम, 104, 105 और 110 की ट्रैजेक्टरी में घूम रहा है, और आपने पाउंड यील्ड्स को देखा, यूएस की, हमारा रुपए के रुख को भी आपने देखा। अभी एक क्लीन स्विप मिलने की कहाँ संभावना नजर आ रही है आपको? आपने देखा फार्मा इज डूइंग वेल, कैपिटल मार्केट थीम इज डूइंग वेल। अभी इस टर्बुलेंस के फेज से अगर इंसेंटिव से थोड़ा सा दूर होकर हमें रहना है और पैसा भी निकालना है, स्विंग भी हासिल करना है, 2-3 अच्छे स्पेस कौन से नजर आ रहे हैं आपको उसमें? तो इसके लिए द मैक्रो ट्रेंड इज कि आप यूएस के बॉन्ड यील्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो 30-5 को क्रॉस कर रहा है। अगर वो क्रॉस होता है तो आपको कहीं ना कहीं उनकी टेक रैली में एक फुल स्टॉप या मार्जिनली रिवर्सल मिल सकता है, which can deepen. I think that can happen. The de-dollarization which everybody was looking for, वो शायद वॉर क्लोज होने के बाद फिर से कैन कैच मोमेंटम। इट कुडंट बी कि ये कल परसों में हो जाएगा, बट ये 4 से 6 हफ्ते में ये एक ट्रेड का सेटअप है। अगर वो होगा तो आपका कोरियन मार्केट्स में आप देख ही चुके हैं जिस तरीके से सेलिंग आई है। अगर टेक यूएस टेक से जरा सा भी रिवर्सल आता है तो इमर्जिंग मार्केट पे फ्लो आएगा। उसमें चाइना ने भी उतना खास कुछ किया नहीं है, एंड इंडिया तो अब काफी डिस्काउंट पे है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्लोज। आई थिंक आपको एक इंडिया फोकस्ड फ्लो तो शायद अभी तक कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है, बट एक अगर इवन इमर्जिंग मार्केट फ्लो मिलता है तो उसमें भी आप जो 24,500 और 25,000 का लेवल है आप वहां तक जा सकते हैं। उसमें सारे सेक्टर्स ही चलेंगे, मैं कोई एक सेक्टर पे नहीं कहूंगी। मेरे ख्याल से अगर वो होता है तो इनफैक्ट आईटी का जो बाउंस है उसमें आईटी को कम करना चाहिए। जो सेक्टोरली अगर आप टेक्निकल सेटअप देखें तो निफ्टी एमएनसी जो सेक्टर है उसमें चाहे आपका उसमें डिवर्स सेक्टर्स है, राइट फ्रॉम Abbott to Siemens to ABB to all of them. So I think वो वाला एक जो
सेक्टर है उस पे चार्ट्स पे मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। वो दिखा रहा है कि 5 से 7% का मूव आपको दिखा सकता है। बाकी आपका कैप गुड्स काफी पॉजिटिव दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप सेक्टोरली मुझसे पूछेंगे, पहली शॉर्ट कवरिंग आपको शायद बैंकिंग में मिल जाए, और जहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए वो आईटी है, और जहां न्यू मूव्स आ रहे हैं वो आपका एमएनसी और बीएसई कैप गुड्स है। मेरे ख्याल से मेटल्स में भी अगर एक रुझान आएगा तो करीब 14,000 के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस करेंगे, तो सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली होगा। सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली होगा। आप अच्छा, आखिरी सवाल, स्टॉक स्पेसिफिक कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आपने आपकी टीम ने ढूंढे हो? I think we had been 90% large cap for the last 3 to 4 years because हमारा एसेट एलोकेशन कमेटी बैठता है। हम स्मॉल कैप के ऊपर विच इज अ रेटिंग अपग्रेड, हम न्यूट्रल पे गए थे इन मार्च, तो हमने काफी स्मॉल कैप्स पे कवरेज की है, and MTAR was one of that. We are also looking at everything from the infra space which is there. तो मेरे ख्याल से वहाँ पे काफी अच्छे नाम हैं, चाहे वो GNA Axel है। These are things which हमारी रिसर्च कवर करती है, पॉजिटिव है, पब्लिश रिपोर्ट है, so I'm not giving anything which is specific, but yeah, we are looking at a lot of small caps जहाँ पे infra play है, and we are looking positive at all of them. ओके, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की बात करते हैं। मैक्स हेल्थ क्यों है तेज़ गिरावट, ये नूपुर समझते हैं। नूपुर बताइए। कमजोर नतीजे और एक्सपेंसिव स्टॉक है तो उसी का असर आज स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। कमजोर नतीजे थे, अनुमान से काफी कमजोर आपको आते हुए नजर आएंगे। रेवेन्यू में मात्र 9% की बढ़त देखने को मिली है, 14% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे थे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा भी देखे तो मात्र 8% की बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है, 17% के मार्जिन इस बार घट के 26% के आसपास रह गए। ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट की कमजोरी आपको वहां पर भी नजर आएगी, और नेट जो मुनाफा है वहां पर भी करीबन 3% की ही बढ़त आती हुई नजर आई। तो अनुमान से कमजोर है नतीजे। इनफैक्ट ऑन्कोलॉजी बिजनेस का जो शेयर है वो भी घटते हुए नजर आ रहा है। 26% को हुआ करता था पिछले साल, इसी क्वार्टर में वो घट के 21% का रह गया है। इनफैक्ट इसी वजह से मार्जिन डिक्लाइन देखने को मिला है। एबिटा पर बेड की भी बात करें तो वहां पर भी कमजोरी आती हुई नजर आई है पिछले साल के क्वार्टर से, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है, 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में लखनऊ में आने वाला है, 712 बेड का ये कैपेसिटी एक्सपेंशन रहेगा, और इसकी वजह से हो सकता है डेट भी आपको और भी बढ़ता हुआ नजर आए। ऑलरेडी इस साल जो है वो डेट बढ़ता हुआ दिखा है, 500 करोड़ से डेट बढ़ता हुआ नजर आए, वो भी एक कंसर्न फिलहाल बाजार को नजर आ रही है। तो एक्सपेंसिव स्टॉक है, कमजोर नतीजे, ग्रॉस डेट बढ़ते हुए दिखे, और ऑन्कोलॉजी का जो सेगमेंट है वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन घटता हुआ नजर आया है। शुक्रिया आपका। मैक्स हेल्थ के एज ऑफ नाउ आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, इसकी पूरी अगर आप देखें पॉइंट को रखने के लिए 1025 पे डील पे ट्रेड करता हुआ आशीष चतुर्मोता इस बीच हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मीनवाइल निफ्टी ने ऑलमोस्ट 23,800 के पैच को हिट किया, निफ्टी बैंक 54,053। आशीष, गुड मॉर्निंग। अभी तक सो फार सो गुड, आज का दिन अच्छा रहा, अर्निंग स्पेसिफिक रिएक्शन काफ़ी अच्छे खासे हैं। अभी आपके पिकिंग ऑर्डर में आशीष, इस अर्निंग सीजन में और क्या क्या है? आपकी पिछली कॉल सिमेंस एनर्जी बहुत शानदार रही, अभी कहाँ फोकस कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, एक जो थीम बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है, ऑटो एंसिलरीज की वो कंपनीज जो अपने आप को ट्रांजिशन कर रही है टुवर्ड्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग के साइड पे, वहां पर हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छे ट्रैक्शंस हमें देखने को नजर आ रहे हैं। और बहुत ही रिसेंटली कल हमने सनसेरा इंजीनियरिंग के नंबर देखे हैं, और कंपनी एज अ डिस्क्लोजर हम हमारे पोर्टफोलियो में भी होल्ड करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को नजर आया। एक स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर बुक जो है वो एडीएस सेगमेंट से आ रही है। एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर का जो स्पेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर इस समय इस कंपनी के लिए बना हुआ है। और कंपनी ने जो नया केपेक्स कर रही है 250 करोड़ का, उससे जो एसेट टर्न होगा वो 2 टाइम्स के आसपास होगा, और वहां पर पे मार्जिन प्रोफाइल काफी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं जो अपने आप को ट्रांजिशन कर रही है, वहां पर पे एक सिग्निफिकेंट री रेटिंग हमें देखने को नजर आ रही है। इसी स्पेस में हमने देखा है कि ऑटो एंसिलरी में एसजेएस एंटरप्राइजेस जैसी कंपनीज जो है वहां पर पे भी कंटेंट पर व्हीकल जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उसका बेनिफिट आपको वॉलेट शेयर गेन में कंपनी के देखने को नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि सेलेक्टिवली इस तरह की जो कंपनीज है वो काफी
अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। कैपिटल मार्केट्स में हमने ऑलरेडी बात की थी कि एंजल वन जैसी कंपनीज जो है वहां पे री रेटिंग अच्छी बनी हुई है बाजार के अंदर में। तो जो पैकिंग ऑर्डर है वो ये रहेगा कि कैपिटल गुड्स स्पेस जो है वो हमारा एक बहुत स्ट्रांग ओवरवेट पोजीशन हमारी इस स्पेस में बनी हुई है, खासतौर पर ट्रांसफार्मर्स, एचवीडीसी और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के साइड पे। और दूसरा जो है कैपिटल मार्केट्स की थीम, ये दो थीम ऐसी है जहां पर हम काफी ओवरवेट इस समय पोर्टफोलियो पर बनाए हुए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, मार्केट पर ओवरऑल सेंस क्या बन रही है? क्या लग रहा है कि मार्केट अब कुछ बेस फॉर्मेशन कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है? गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल, देखिए बाजार ने कंटिन्यूसली अपने आप को, जबकि जब हम देख रहे थे क्रूड 110 हिट किया या रुपया ने ऑल टाइम लो हिट किया, तब भी आपने देखा कि निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को 23,400-500 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहा था और पुराना जो लो बना था वो 22,500 के आसपास बना। और सबसे बड़ा इंडिकेशन ये था कि जब क्रूड बढ़ रहा था और रुपया ऑल टाइम लो जा रहा था, आपकी जीसेक यील्ड हार्ड ऑन हो रही थी, उसके बावजूद भी इंडिया विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडिकेटर जो है उसमें कोई शार्प अपटिक देखने को नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि बाजार का बेस बनना शुरू हो चुका है और ये जो नेगेटिव्स हैं इसको मार्केट ऑलरेडी अपने प्राइस में डिस्काउंट कर चुका है। और मेरा ये मानना है कि बाजार का बेस तो डेफिनेटली बन चुका है, बट जो अपसाइड ट्रिगर है उसके अंदर में थोड़े हमें चैलेंजेस इसलिए नजर आते हैं, खास तौर पर लार्ज कैप स्पेस को लेकर, क्योंकि आप देखेंगे लार्ज कैप में ऑलरेडी हम एक ओवर ओनरशिप का जो सिनेरियो है वो बना हुआ है। और जब तक एफआईआईज की तरफ से कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं आता है तो या लार्ज इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जब तक कोई इंटरेस्ट नहीं आता तब तक एटलीस्ट लार्ज कैप जो है वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो मेरा अभी भी कहना ये रहेगा कि स्मॉल और मिड कैप जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप मार्केट को, निफ्टी लार्ज कैप को बहुत ही सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट से सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि अगर से 23,000 के जो जोन है इसको रेस्पेक्ट करके 23,000 से 24,500 के बैंड में भी रहता है तो मुझे लगता है आप स्टॉक स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक अच्छा पैसा इस बाजार से बना सकते हैं। ऑल राइट, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। मार्केट डे हाई पर है अब, निफ्टी 23,765 पर, लेकिन निफ्टी बैंक है एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट। अब 54,000 क्रॉस कर चुका है निफ्टी बैंक एक बार फिर से। कल का हाई भी 54,100 था, आज का भी अब तक 54,100 है, तो ये क्रॉस करना ज़रूरी है 54,100 54,200 का। और स्पॉटलाइट स्टॉक डिक्सन भी अच्छा कर रहा है। अच्छा वीरो, एक मैं थोड़ा सा और एलजी पर एक और एडिटोरियल व्यू थोड़ा सा देना चाह रहा था, क्योंकि आज का अभी भी देखें अगर आप तो बड़े लूजर्स में से एक है, करीब 3.5-4% नीचे है। और एक सवाल उठता है यहाँ पर, एक जेन्युइन सवाल है, मैं मतलब कोई व्यू नहीं है, एक सवाल है कि क्या कहीं ना कहीं एलजी ने भारतीय इन्वेस्टर्स को एक चूना लगाया है? क्योंकि देखिए इसका आईपीओ था, जो वो आईपीओ क्या था, पूरा का पूरा ओएफएस था, 11,000 करोड़ के करीब का ऑफर फॉर सेल था। और ये पूरा का पूरा जो पैसा है ना 11,600 करोड़ का, ये पूरा का पूरा पैसा जो है ना ये कोरिया गया, ठीक है ना। कंपनी में तो पैसा आया नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी की जो आईपीओ था इसमें भाई कंपनी को यहाँ पे कुछ एक्सपैंड करना था, कुछ मेक इन इंडिया का कुछ था, उस वजह से उन्होंने किया हो। ये तो पूरा पैसा जो कोरियंस थे वो ले गए, अपना मौज मस्ती होगी उनकी। अब इशू क्या है कि इसके बाद प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ इन नंबर्स में मैसिव डाइवर्जेंस है, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपके प्री आईपीओ नंबर्स में कैगर 30-40% की थी तो पोस्ट आईपीओ आपके नंबर्स इतने ख़राब नहीं हो सकते, जो मर्जी रीज़न रहा हो। और पूरे एक साल के नंबर्स की बात कह रहा हूँ मैं, आप कुछ भी कह लें, लेकिन मैं इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। और एक कहीं ना कहीं ये एक सवाल उठेगा, और जो पूरी गुडविल इन्होंने हासिल की थी ना एक आईपीओ को ठीक ठाक प्राइस पर लाकर, वो पूरी की पूरी गुडविल अब ये गंवा चुके हैं। जी हाँ, तो ये एडिटर स्टिक था एलजी पर, अभी कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे। और एक काम करते हैं, अब एक इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये एडिटर स्टिक आपने सुना एलजी पर, स्टॉक ऑलमोस्ट करीब 3.5% नीचे डीलर पे ट्रेड करता है। खैर, इस कार्यक्रम जिसका दमदार ट्रेड में इतना ही। और एक छोटा सा अगर आप देखें अंतराल के बाद आप देखिएगा ट्रेडर्स हॉटलाइन कंचन और शेयर के साथ मुलाकात हुई 12 बजे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। तब तक के लिए थैंक्स।